डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में आपने जाना कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है। इस बार हम जानेंगे कि कई बिंदु आवेशों के कारण, यहाँ पर कई बिंदु आवेश दिखाए भी गए हैं, कई बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मेनी चार्जेज। तो हम यह जान लें कि कई बिंदु आवेशों के कारण या आवेशों के समूह के कारण या बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। अब हम यह जानें कि अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। अब इस सिद्धांत के अनुसार कई बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग होता है। अर्थात कई बिंदु आवेशों के समूह के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब हम देखें कि यहाँ पर हमने n आवेशों का एक निकाय लिया है, जिसमें आवेश Q1, Q2, Q3 और इसी प्रकार से Qn आवेश हैं। कुल n आवेशों का यह निकाय है, जिसमें Q1 आवेश से बिंदु P की दूरी R1 है, जहाँ बिंदु P वह बिंदु है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। Q2 आवेश से बिंदु P की दूरी R2, Q3 आवेश से बिंदु P की दूरी R3, Qn आवेश से बिंदु P की दूरी Rn है। अब Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3, इसी प्रकार Qn आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता En है। तब अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि हम कैपिटल E मान लें तो कैपिटल E बराबर होगा, कैपिटल E बराबर, जिसे हम वेक्टर E के रूप में लिख रहे हैं, वेक्टर E बराबर होगा वेक्टर E1 धन वेक्टर E2 धन वेक्टर E3 धन डॉट डॉट धन वेक्टर En। यहाँ पर E1 पहले आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार En nवें आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तब अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग अर्थात वेक्टर सम जब हम करते हैं तो हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्राप्त होती है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इस चित्र में हम यह देख लें कि कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को दिखाया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश भौतिक राशि होती है और इसे हम ग्राफीय रूप से दिखाने के लिए एरो या तीर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम सदिश या वेक्टर या तीर का पूंछ वहाँ रखते हैं जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो यहाँ इस चित्र में Q1, Q2, Q3, Qn सभी धनावेश लिए गए हैं। अतः Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश होने के कारण बाहर की ओर दिखाया गया है, अर्थात तीर की नोक बाहर की ओर है और तीर का पूंछ बिंदु P पर है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी प्रकार Q2 आवेश भी धनावेश है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और पूंछ बिंदु P पर प्रदर्शित है। इसी प्रकार अन्य आवेशों के कारण भी ऐसे ही
वैद्युत छेद की तीव्रताओं को हमने दिखाया है। यनवा आवेश भी धनावेश है, तो इसके कारण भी वैद्युत छेद की तीव्रता बाहर की ओर है और पूंछ बिंदु P पर है। यहाँ पर हमने सभी धनावेश लिए हैं और वैद्युत छेद की तीव्रताओं को बाहर की ओर दिखाया गया है, परंतु यदि इनमें से कोई ऋणावेश हो तो भी अध्यारोपण का सिद्धांत सही होता है। जैसे इसमें यदि यनवा आवेश ऋणावेश हो तो ऐसी स्थिति में हम इस चित्र में वैद्युत छेद की तीव्रता दिखाने के लिए पूंछ तो बिंदु P पर ही होगा, परंतु यह एरो जो बाहर की ओर है इसे हम अंदर की ओर दिखा देंगे यदि यहाँ पर ऋणावेश है। यदि यहाँ पर ऋणावेश है तो यहाँ पर अंदर की ओर हम चित्र में दिखा देंगे और अध्यारोपण का सिद्धांत इसी प्रकार से ही लिखा जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अध्यारोपण का सिद्धांत धनात्मक आवेशों, ऋणात्मक आवेशों अर्थात दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य होता है। अब हम देखें कि अध्यारोपण के सिद्धांत को हम कैसे सदिश रूप में लिखते हैं। तो आपने देखा कि n आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल वैद्युत छेद की तीव्रता E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस वेक्टर En। यह सुपरपोजिशन थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा गया। अब हम देखें कि यह अध्यारोपण के सिद्धांत को जब हम अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत छेद की तीव्रताओं के पदों में लिखते हैं तो क्या करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत छेद की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो हमारा पहला आवेश है Q1, तो यहाँ पर हम आवेश के स्थान पर लिखेंगे Q1 और दूरी के स्थान पर लिखेंगे R1, क्योंकि R1 बिंदु P की दूरी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का वर्ग, तो यहाँ पर हम R1 का स्क्वायर कर देते हैं। साथ ही साथ इसे हमें सदिश रूप में लिखना है, तो E1 की दिशा बाहर की ओर है और R1 वेक्टर की भी दिशा बाहर की ओर है। यहाँ पर R1 वेक्टर की भी दिशा बाहर की ओर है Q1 से बिंदु P की ओर, और वैद्युत छेद की तीव्रता की भी दिशा है बाहर की ओर, तो हमें E1 की दिशा R1 की दिशा होगी। और ऐसी स्थिति में दिशा दिखाने के लिए हम स्थिति सदिश R1 का यूनिट वेक्टर R1 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर यूनिट वेक्टर R1, यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर R1 लिखा गया यह E1 वैद्युत छेद की दिशा को व्यक्त करने के लिए लिखा गया है। अब हम देखें कि यह E1 वैद्युत छेद की तीव्रता का सूत्र है। इसी प्रकार से हम E2 अर्थात दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत छेद की तीव्रता का सूत्र लिखेंगे। तो इसे भी हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश अर्थात Q2 बटे दूरी का वर्ग अर्थात R2 का स्क्वायर, और दिशा देने के लिए हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर R2। इसी प्रकार से तीसरे के कारण वैद्युत छेद की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपान R3 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R3। इसी प्रकार से यनवा के लिए हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn Rn यूनिट वेक्टर अपान Rn स्क्वायर। यह यनवें आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत छेद की तीव्रता का सूत्र है। पहले आवेश के कारण वैद्युत छेद की तीव्रता, दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत छेद की तीव्रता, इसी प्रकार से यनवें आवेश के कारण वैद्युत छेद की तीव्रता। इसी प्रकार तीसरे E3 के लिए भी यहाँ लिख सकते हैं। तो हम 3 पदों से भी काम चला लेते हैं। अब हम देखें कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 उभयनिष्ठ पद है, अर्थात यह कॉमन पद है जो सभी में है, सभी पदों में है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन ले लेते हैं, तब हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो कि कॉमन हो गया। यहाँ पर बचेगा Q1 यूनिट वेक्टर R1 अपान R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 यूनिट वेक्टर R1, या जिसे हम R1 कैप भी पढ़ते हैं, Q1 R1 कैप वेक्टर अपान R1 स्क्वायर।
प्लस Q2 R2 कैप अपान R2 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार E3 के लिए भी लिख सकते हैं Q3 R3 कैप अपान R3 स्क्वायर प्लस यन के कारण लिखेंगे Qn Rn यूनिट वेक्टर अपान Rn स्क्वायर और इस कोष्ठक को हम अब बंद कर देंगे। इस प्रकार हमें कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इन द ब्रैकेट Q1 R1 कैप अपान R1 स्क्वायर Q2 R2 कैप अपान R2 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट Qn Rn कैप अपान Rn स्क्वायर और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण सिद्धांत से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र हमने प्राप्त किया है, इसे आंकिक प्रश्नों में कैसे प्रयुक्त करते हैं, इसके लिए देखें कि हमने परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यह सूत्र प्राप्त किया है। यहाँ पर E परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और यह सूत्र अध्यारोपण सिद्धांत को व्यक्त कर रहा है। अब हम इसे यह भी जान लें कि कभी कभी इसे हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा I इक्वल टू 1 टू सिग्मा I इक्वल टू n QI RI कैप अपान RI स्क्वायर, या कहेंगे वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर n तक QI RI कैप अपान RI स्क्वायर। अब यह भी जानें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रहा है, इसे हम चित्र में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने परिणामी वैद्युत क्षेत्र को दिखाया है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र सदिश का पूंछ बिंदु P पर होता है और इसकी दिशा E1, E2, E3 और En पर निर्भर करता है। इस प्रकार आने वाले आंकिक में हम देखेंगे कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से हम उस बिंदु पर दिखाते हैं जहां हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है और इसकी दिशा E1, E2, E3 आदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं पर निर्भर करेगा। इस चित्र में हम यह भी जान लें कि Q1, Q2, Q3, Qn इन आवेशों को स्रोत आवेश भी कहा जाता है, क्योंकि यही आवेश बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार यह अध्यारोपण का सिद्धांत आंकिक प्रश्नों और बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए काफ़ी उपयोगी होगा।